तो शुरू करते हैं क्लास को। टॉपिक है वेक्टर वेक्टर रेजोल्यूशन। टॉपिक क्या है? वेक्टर रेजोल्यूशन। ये बेसिकली हम 2D में वेक्टर रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सेम ही टॉपिक को इस नाम से भी पढ़ा जाता है। नाम क्या है? रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कई बार इस नाम से भी इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। ओके, इसका मतलब क्या है? जरा लिखते हैं। स्प्लिटिंग। क्या लिख सकते हैं? splitting a vector splitting a vector into its components। थोड़ा डिटेल में लिखते हैं, थोड़ा डिटेल में लिखते हैं। देखो क्या बोल सकते हैं हम? when a vector is split करने का मतलब क्या है, इसी को हम लोग थोड़ा सा भी थोड़ा लिखते हैं, फिर बात समझ में आएगी। when a vector when a vector is split into components into components which are at which are at right angle right angle which are at right angle to each other। हो सकता है कुछ बातें आपको अभी समझ न आ रही हो, अभी मैं जैसे एग्जांपल लूंगा सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो क्या लिखा? when a vector is split into components which are at right angle to each other to each other then the components then the components then the components are called rectangular रेक्टेंगुलर और एक्चुअली रेक्टेंगुलर को ही हम लोग ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। तो रेक्टेंगुलर और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स components of that vector। अभी ये क्लियर हो जाएगा। ऑफ दैट वेक्टर एक एग्जांपल लेके मैं पहले समझाता हूँ, इसको नोट नहीं करना है आपके नोट में, ठीक है? जरा बताना जो मैं लिख रहा हूँ, सोचने की कोशिश करना। एक बात बताओ, अब इसको रफ की तरह ट्रीट करो। जरा बताओ, जब मैं आपसे बोलता था कि आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बताओ कैसा होगा, मान लो वेक्टर ए ऐसा दिया हुआ है, वेक्टर बी ऐसा गिवन है, वेक्टर बी। मैंने आपसे पूछा कि वेक्टर ए प्लस बी मतलब रिजल्टेंट कैसा दिखेगा, तो आपने कहा सर रिजल्टेंट अगर ड्रॉ करना है तो अपन एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं यूजिंग लॉ ऑफ मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग बोलते थे कि सर एक पैरेललोग्राम बना लो और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक वेक्टर को। जरा मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है, ये किससे किससे मिलकर बना?
ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर किससे किससे मिलके बना? आप कहते हैं सर वेक्टर ए और वेक्टर बी से मिलके बना है। अच्छा, सेम चीज को जब हम ट्रायंगल लॉ से पढ़ते थे तो हम क्या कहते थे कि मान लो अगर ट्रायंगल लॉ से हम पढ़ रहे होते तो हम कहते सर इसको हटा देते हैं, आप तो बस एक काम करो, इस वाले वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दो, है ना। ट्रायंगल लॉ से हम लोग यही तो कहते थे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर आएगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट किसके बराबर है? ए प्लस बी के, ये हम जानते हैं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो रिजल्टेंट आया ये ए और बी से ही मिलकर बना हुआ है? ए और बी से ही तो मिलकर बना हुआ है। क्या मैं कह सकता हूँ कि आर के दो कंपोनेंट्स ए एंड बी हैं? बिल्कुल बोला जा सकता है। भाई अगर ए प्लस बी को मिलाकर आर बना तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आर का ही एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है? इसका मतलब इस रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट ए एंड बी हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सोच के देखो, अगर मैं आपसे कहता कि सेम रिजल्टेंट क्या किसी और तरीके से आ सकता था क्या? आ सकता था। आप बोलते सर एक वेक्टर अगर मैं ऐसे बना लूँ, दूसरा वेक्टर मैं अगर ऐसे बना लूँ, दो दो वेक्टर बना लिया, अब कोई नया वेक्टर है ये ए डैश वेक्टर और ये बी डैश वेक्टर, जरा बताओ, जरा मुझे बताओ, क्या इसका और इसका रिजल्टेंट भी यही आएगा? ट्रायंगल लॉ से तो यही आएगा, सेम ही आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो रिजल्टेंट है वो बहुत सारे तरीकों से बनाया जा सकता है। हो सकता है एक वेक्टर ऐसे रहा हो, एक ऐसे रहा हो, हो सकता है एक ऐसे रहा हो, एक ऐसे रहा हो सकता है कि ये जो रिजल्टेंट है तीन चार वेक्टर का सम हो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल देखो, मान लो कि एक वेक्टर ऐसा था, पहले इधर गया, पहले इधर गया, हम्म, इधर, क्या कर रहा है ये, स्ट्रेट क्यों हो रहा है भाई? जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, दूसरा वेक्टर ऐसा है और तीसरा वेक्टर ऐसा है। क्या इन तीनों वेक्टर का, क्या इन तीनों वेक्टर का, किसका किसका, इसका, इसका और इसका रिजल्टेंट आर वेक्टर है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हमने ऐसा नोटिस किया, हमने ऐसा पाया कि ये जो आर वेक्टर है, हो सकता है इसके ये दो कंपोनेंट रहे हैं, हो सकता है ये दो कंपोनेंट रहे हैं, हो सकता है ये तीन कंपोनेंट रहे हैं, ये सारे कंपोनेंट्स ही हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आर वेक्टर के बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कितने वेक्टर से मिलके ये बना है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक इसमें स्पेशल है, एक बड़ा ही स्पेशल है। जो स्पेशल है उसको मैं ड्रॉ करता हूँ, ब्लैक वाले कलर से ड्रॉ करता हूँ। देखो यार, एक कंपोनेंट ऐसा भी तो हो सकता है कि सर एक काम करते हैं, पहले स्ट्रेट इधर गए और फिर स्ट्रेट ऊपर गए, ठीक है, और मैं यहाँ पहुँच गया। जरा मुझे बताओ, अगर ये 90 डिग्री हो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये ब्लैक वाले जो कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? क्या ये जो ब्लैक वाले वेक्टर्स बने हैं ये कंपोनेंट हैं या नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आर वेक्टर बना है। तो ब्लैक वाले दोनों वेक्टर्स, ब्लैक वाले दोनों वेक्टर्स आर के ही दो कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये खास हैं, ये स्पेशल हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो देखो, आप एक काम करो, इसको तो हटा ही दो, इसको तो हटा दो, वरना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसको अपन उड़ा देते हैं, हम तो सिंपल लिखते हैं, अपना नोट्स खराब नहीं दिखना चाहिए। तो देखो, हमने ये देखा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जरा बताओ,
अगर ये एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो, और एक वेक्टर ऐसा है, कोई वेक्टर है, एक वेक्टर कोई ऐसा है, वेक्टर ए, क्या मैं कह सकता हूं कि एक बार एक्स डायरेक्शन में जाओ और एक बार वाई डायरेक्शन मूव करो, तो ये जो वेक्टर आया है, ये जो वेक्टर आया है, वेक्टर दिस एंड वेक्टर दिस, क्या ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो वेक्टर बना है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों वो कंपोनेंट है वेक्टर ए के जो कि परपेंडिकुलर है। यही इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, यही इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, देखो वेक्टर का रिजोल्यूशन 2D में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की हम बात करते हैं। रेक्टेंगुलर का मतलब ही होता है जो कि एक दूसरे की परपेंडिकुलर हो। तो बोला गया कि स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये हम वेक्टर रिजोल्यूशन में करते हैं। व्हेन अ वेक्टर इज स्प्लिट इनटू कंपोनेंट्स व्हिच आर एट राइट एंगल, ऐसे कंपोनेंट जो राइट एंगल पर हो एक दूसरे से, ऐसे कंपोनेंट को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं, या उसको हम ऑर्थोगोनल कंपोनेंट भी कहते हैं। बात सेम ही है। तो मैंने कहा कि ये वेक्टर बनाने के लिए हजार तरीके थे, लेकिन उसमें एक तरीका स्पेशल था। अगर एक बार मैं इधर मूव करूं और एक बार मैं इधर मूव करूं, दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो मैं बोलूंगा ये और ये जो बना है ना, ये दोनों इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो जरा एक डायग्राम बनाते हैं और बातों को और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सेम डायग्राम को कॉपी पेस्ट करते हैं। अब देखो, मैंने मान लिया मैंने मान लिया कि ये जो गिवन वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है, गिवन है ये, ठीक है, कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू ए। और एक चीज और गिवन है कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। तो जरा एक बात बताओ, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसे, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसे, ये जो मेरा ये जो मेरा एक्स की तरफ, एक्स एक्सिस के अलाउंग, ये जो मेरा एक्स एक्सिस के अलाउंग वेक्टर ए का कंपोनेंट है, मैं इसको ए एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, ए एक्स क्या है, बेसिकली लेंथ ऑफ, वो वाला लेंथ जो कि एक्स के अलाउंग है, और ए वाई क्या है, वेक्टर ए का वो वाला कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलाउंग है। ऐसे लिख लूँ, कोई समस्या है क्या? जरा मुझे बताओ, क्या ये क्या ये जो ट्राइंगल बना है एक राइट एंगल ट्राइंगल है? क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है? आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल। तो जरा बताओ, अगर मैं बोलूँ, इसका नेमिंग रख देते हैं, मान लेते हैं ये है ओ, ये पॉइंट था पी, ये पॉइंट था क्यू। अगर मैं लिखूं कि फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू, फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू, क्या ऐसा बोला जा सकता है कि ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर बराबर है ओ क्यू वेक्टर? ऐसा बोला जा सकता है क्या भाई? दिस वेक्टर
प्लस दिस वेक्टर ही तो बनेगा दिस वाला वेक्टर। मैंने इस वेक्टर को ओपी वेक्टर बोल दिया और इसको ओक्यू वेक्टर बोल दिया। एक बार मुझे एक बात बताओ कि ओपी वेक्टर की लंबाई कितनी है? ax के बराबर। पी की वेक्टर की लंबाई कितनी है? ay के बराबर। अच्छा, ओपी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस। और ओ पी की वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है, एक काम और करते हैं, जरा पता करने की कोशिश करते हैं कि ax और ay की वैल्यू क्या आएगी फ्रॉम द सेम ट्राइंगल। क्या मैं लिख सकता हूं फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू? ये जो था ना, ये यूजिंग ट्राइंगल लॉ था, यूजिंग ट्राइंगल लॉ। अब फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू अगर मैं लिखना चाहूँ, देखना चाहूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं? बेस क्या है? बेस है ये। हाइपोटेन्यूज क्या है? ये। क्या इसकी लंबाई हमें पता है? बिल्कुल पता है, ए के बराबर। तो बताओ, कॉस थीटा क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा? तो यहां से मुझे क्या पता चला कि जो ए एक्स है वो ए कॉस थीटा के बराबर है। ए एक्स क्या है? ए कॉस थीटा के बराबर। ए एक्स क्या है? ए कॉस थीटा के बराबर। सिमिलरली, सिमिलरली इसी ट्राइंगल में, इसी ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा लगाता तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आता। तो जरा देखो, अगर मैं साइन थीटा लिखता तो साइन थीटा क्या बनता? परपेंडिकुलर का मतलब ए वाई अपॉन ए। तो यहां से ए वाई क्या बना? ए वाई बना ए का साइन थीटा। ठीक है भाई, इसको भी नोट कर लिया। ये ए एक्स ए वाई है क्या? एक बार लिख तो ले। ए एक्स क्या था? ए एक्स क्या हुआ करता था? एक्स कॉम्पोनेंट, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ए वाई क्या था? वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो जो हमने लिखा था, ये लाइन ट्राइंगल ओ पी प्लस पी क्यू बराबर ओ क्यू, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ट्राइंगल, देखो ओपी वेक्टर क्या था? ओपी वेक्टर, सॉरी, जो ओपी वेक्टर है ये तो ये वाला वेक्टर है, पी क्यू ये वाला वेक्टर है, और ये क्या है? ये है वेक्टर ए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसी वाले को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। हम्म, हम्म, मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि ओपी, एक मिनट, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू। ओ क्यू वेक्टर ए वेक्टर के बराबर था। ओपी वेक्टर किसके बराबर है? ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर किसके बराबर है? देखो, ये वाला वेक्टर जिसकी लंबाई कितनी है? ए एक्स। डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस। तो ए एक्स इंटू ए एक्स इंटू आई कैप प्लस पी क्यू किसके बराबर है? देखो, पी क्यू किसके बराबर है? लंबाई इसकी ए वाई के बराबर है और डायरेक्शन वाई एक्सिस। तो क्या बनेगा? ए वाई इंटू जे कैप। अच्छा, हमने अभी अभी डिराइव किया कि ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा है और ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा है। तो जरा बताओ, क्या वेक्टर ए को ऐसे लिखा जा सकता था?
ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। क्या वेक्टर ए को ऐसा लिखा जा सकता था? बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई समस्या की बात नहीं है। फिर से हम लिखते हैं कि ए एक्स था क्या? ए एक्स क्या था? देखो फिर से, ए एक्स था एक्स कॉम्पोनेंट। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या है? ए कॉस थीटा। और यही क्या था? एक्स कॉम्पोनेंट। किसका? वेक्टर ए का। क्या यही क्या यही चीज कोएफिशिएंट ऑफ क्या यही चीज कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप है? जरा देखो, ये जो बना ए कॉस थीटा, क्या आई कैप के साथ आया है? तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ए एक्स है, यहाँ से देखो ना, ए एक्स बेसिकली आई कैप के साथ जो दिखेगा ना वेक्टर में, वो आपका ए एक्स ही होगा। वैसे ही जो जे कैप के साथ दिखेगा ना, वो ए वाई होगा। तो जरा लिखिए आगे, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा हमने ऊपर डिराइव किया, और ये ए वाई क्या था? वाई कॉम्पोनेंट। और यही क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप। अगर हमने किसी वेक्टर को इस फॉर्म में लिख लिया है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस आई कैप दिस जे कैप, तो जरा बताओ, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकाला जा सकता है? क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाला जा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, निकाला जा सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो कि ए के बराबर था, क्या ये, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, वेक्टर ए किसके बराबर है? ए कॉस थीटा आई कैप, ए साइन थीटा जे कैप। तो ये तो छोड़ो, यहाँ देखो जरा, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, अगर इस ट्रायंगल को देखो, तो क्या ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप ऐसे लिखो, इन ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू, हम कह सकते हैं कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर के बराबर। तो हम बोल सकते हैं सिंपली कि ए बराबर होगा रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये हमें याद रखना है। अगर किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स पता हो, अगर किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स पता हो, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। और ये क्लियर भी है। ये ट्रायंगल की एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। यहाँ तक हमने लिख लिया। दूसरी बात, ये जो थीटा हमने माना है, ये जो थीटा मैंने माना है, अगर मान लो आपको ये पता हो, थीटा पूछ ले, एंगल विद एक्स एक्सिस, तो क्या निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। जरा देखो कैसे, इफ थीटा इज एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर थीटा एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल हो, तो क्या इस थीटा को ए वाई बाई ए एक्स करके निकाला जा सकता है? देखो, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या था? ए वाई। बेस क्या था? ए एक्स। तो ए वाई बाई ए एक्स, या इसी को ऐसा लिखा जा सकता है क्या? वाई कॉम्पोनेंट अपॉन ए वाई क्या था? वाई कॉम्पोनेंट। ए एक्स क्या था? एक्स कॉम्पोनेंट। किसका कॉम्पोनेंट? वेक्टर ए का।
तो अगर आपको एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस निकालना हो और वेक्टर गिवन हो तो उसका y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट कर देना, आंसर आ जाएगा जो भी आना होगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा देखो, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा मुश्किल सा होगा। देखो, कोई भी अगर 2D में वेक्टर गिवन है और उसके कंपोनेंट करने हो या उसको स्प्लिट करना हो दो भागों में, तो हम कहते हैं कि हमने वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, इसका मतलब होता है, तो बोलेंगे व्हेन अ वेक्टर इज स्प्लिट इनटू components which are at right angle to each other, then the component are called rectangular or orthogonal component। हमने ये भी अभी भी देखा कुछ टाइम पहले कि अगर कोई वेक्टर ए गिवन है, ये वेक्टर बनाने के 1000 तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन उनमें से एक तरीका स्पेशल है। जब आप सीधे एक बार एक्स में जाओ और सीधे एक बार वाई में जाओ और यहाँ पर पहुंच जाओ, वेक्टर ए के हेड तक पहुंच जाओ, ऐसे में ये जो दो वेक्टर बने हैं ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से। इसका मतलब ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए है। हमसे यही पूछा जाता है कि ये दोनों कंपोनेंट क्या क्या है। एक तो वेक्टर वाइज पूछा जाता है कि स्केलर। तो हम अभी फिलहाल इसका ये वाला कंपोनेंट पूछेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका लेंथ कितना है, अगर ये लेंथ गिवन है तो उसी तरीके से इसका लेंथ कितना है ये हमको निकालना होता है। तो हमने बोला इस वाले कंपोनेंट को ए वाई मान लो, इसको ए एक्स मान लो, और मान लेते हैं कि जो वेक्टर ए का कंपोनेंट सॉरी रिजल्टेंट है, सॉरी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ए गिवन है। ट्रायंगल लॉ को हम यूज करते हुए बोल सकते हैं कि ओ पी प्लस पी क्यू बराबर ओ क्यू होगा। दूसरी बात, ट्रायंगल से ही अगर मुझे थीटा पता है, एक साइड पता है, तो ये निकाला जा सकता था। इस तरीके से हमने ए एक्स निकाल दिया, इस तरीके से हमने ए वाई। इसका मतलब ये है कि अगर ए मुझे नोन हो, थीटा मुझे नोन हो, तो मैं ए एक्स निकाल सकता हूँ, ए वाई निकाल सकता हूँ। ए एक्स का मतलब था एक्स कॉम्पोनेंट, ए वाई का मतलब था वाई कॉम्पोनेंट। तो हमने कहा अगर ए एक्स ए वाई आ ही गए तो ओ क्यू वेक्टर को ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर हमें पहले से पता था, और ओ पी वेक्टर का मतलब क्या था, वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ए एक्स इंटू आई कैप हो जाएगा, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया। सिमिलरली ए वाई इंटू जे कैप हो जाएगा, ए वाई की वैल्यू रख दी। अब अगर ए एक्स ए वाई निकालना है तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा कर देंगे। कई बार वेक्टर आई कैप जे कैप के फॉर्म में गिवन होगा, उस केस में आप तो कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप निकाल देना, वही अपना ए एक्स होगा। कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप निकाल देना, वही अपना कोएफिशिएंट ऑफ वाई होगा बेसिकली, और वही ए वाई के बराबर हो जाएगा। फिर हमने कहा कि भाई अगर ए एक्स ए वाई पता चल गया और ए एक्स ए वाई और ए जो ट्राइंगल बन रहा था वो एक राइट एंगल ट्राइंगल था, इसका मतलब ए बराबर ऐसे भी निकाला जा सकता है। फिर अगर मान लो ए वाई ए एक्स पता है और आपको टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू दिस ऐसे करके एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस निकाला जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं तो बातें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। जैसे देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, क्या बोला है इन्होंने कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक वेक्टर है, एक वेक्टर है 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का एक वेक्टर है। कोई वेक्टर ए गिवन है। इन्होंने ये भी बोला है कि ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है दैट इज 37 डिग्री। जरा बताओ एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट क्या होगा। क्या पूछा गया है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट हमसे पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि अगर वेक्टर ऐसा दे रखा है तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या क्या आएगी। हमने अभी भी देखा था कि जो ए एक्स आया था, जरा बताओ, यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं। हमने ये देखा था कि थीटा के साथ, भाई एक्स एक्सिस ये था, वेक्टर ए ये था,
हमने नोटिस किया कि इस वेक्टर का थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट था दैट वाज ए एक्स, और ए एक्स की वैल्यू कितनी थी, ए कॉस थीटा। उसी तरीके से इस वेक्टर का ये वाला जो कंपोनेंट है वाई वाला, ये थीटा के सामने है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ए साइन थीटा। तो सिंपली थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, ऐसे याद कर लेंगे। तो जरा देखो, इसको अगर मैं थोड़ा तरीके से करूँ, अगर थोड़ा तरीके से किया जाए, इसका थोड़ा सा तरीके से किया जाए, तो हम ऐसे बना देंगे कि भाई ये रहा अपना सोल्यूशन। जरा बताओ, क्या ये लंबाई और ये लंबाई, क्या ये जो कंपोनेंट आया है, क्या यही ए वाई है, क्या यही ए एक्स है। ए एक्स की वैल्यू कितनी थी, अगर मैं एक्स कंपोनेंट निकालूं, एक्स कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ करता था, ए एक्स, और ए एक्स क्या ए कॉस थीटा था। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 10, 10 कॉस थीटा कितना है, 37, 37 का मतलब क्या हुआ, 10 into 4/5, 4/5 कितना हो जाएगा ये, 8 सिंपली। तो ये ए एक्स की जो वैल्यू है, जो एक्स कंपोनेंट है, दैट इज 8। और इसका जो वाई कंपोनेंट आएगा, वाई कंपोनेंट, जरा देखो वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट का मतलब ए वाई, क्या ए वाई ए साइन थीटा था। ए की वैल्यू कितनी है, 10, थीटा की वैल्यू कितनी है, 37, ए साइन 37, ए साइन 37। तो वैल्यू रखते हैं 10 into 3/5, थोड़ा कट कराओगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बन गया, 6, 5 2 0 और 2 3 0 6। तो ए वाई कितना बना, ए वाई बना 6। इसका मतलब ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, कंपोनेंट का मतलब क्या है, ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, इसका इस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, 8 न्यूटन। और इसी फोर्स का जो वाई के अलोंग कंपोनेंट आएगा, ए वाई, वो कितना आएगा, 6 न्यूटन। अच्छा जरा बताओ, अगर मैंने इसी क्वेश्चन में पूछ रखा होता कि वेक्टर ए बताओ, वेक्टर ए भी बताना है, ये भी बताना है, ये भी बताना है, और वेक्टर ए बताना है, और वेक्टर ए का कैप बताना है, ये सवाल थे। तो जरा देखो, क्या हमने देखा था कि जो वेक्टर ए है, जो वेक्टर ए है, वो बेसिकली ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ही था। कहाँ से आया भाई, देखो जरा बताओ, इस वेक्टर को बनाने के लिए आप इधर कितना गए, ए एक्स लेंथ, ए एक्स लेंथ किस डायरेक्शन में गए, आई कैप में, तो ए एक्स आई कैप। इधर कितना गए, वाई में, ए वाई लेंथ, वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ए वाई जे कैप, तभी तो ये वाला वेक्टर बनेगा। ठीक है, तो हम ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, ए एक्स की वैल्यू कितनी थी, 8, तो ये बन जाएगा 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। अगला सवाल है, ए कैप बताओ, जरा बताओ, क्या ये यूनिट वेक्टर ही है, और ये यूनिट वेक्टर कैसे लिखते थे, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए का कैप। तो जरा देखो, वेक्टर क्या है, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है? अरे भाई, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी तो दिया था, 10 न्यूटन। डायरेक्टली क्या कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा ये? तो 8/10 बोले तो 2 4 तो 4 i कैप, मतलब 4/5 i कैप प्लस 3/5 j कैप, तो 2 3 0 2 5 ऐसा कुछ आ जाएगा यूनिट वेक्टर। तो आपने देखा कि अगर हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो तो हम कंपोनेंट्स कैसे निकाल सकते हैं और किसी वेक्टर को कैसे निकाल सकते हैं, इस वेक्टर की वैल्यू। भाई क्वेश्चन में क्या दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है और ये बोला है कि एक्स एक्सिस से किसी एंगल पर कितना है, तो हमने उस वेक्टर को भी कैलकुलेट कर लिया हियर और उसका यूनिट वेक्टर को भी निकाल लिया। जरा अगला सवाल करते हैं। मान लो कि क्वेश्चन ऐसा है, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, जरा बताओ एक वेक्टर ऐसा दिया 8 न्यूटन का, 8 लेंथ का एक वेक्टर है ऐसा मान लो, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एंगल दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तुमसे पूछा है कि ए एक्स बताओ, ए एक्स बताओ, ए वाई बताओ, ए वेक्टर बताओ और ए कैप बताओ। ये 4 क्वांटिटी हमसे पूछा है। जरा बताओ, हमने एक चीज ऊपर लिखा नहीं बट लिख लेते हैं, एक हिंट लिखते हैं, हिंट कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होगा, ये लिख लेते हैं। एक लाइन है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होगा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होगा। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिधर थीटा दिखेगा उस वाले कंपोनेंट के साथ मैं कॉस थीटा लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल देखो, जब ये सवाल मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि भाई एक्स एक्सिस के अलोंग थीटा मिल रहा है, तो इस वेक्टर का ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये वाला ये कॉस थीटा के साथ आएगा, मतलब ये बनेगा टेन कॉस थीटा। ध्यान से देखो ए एक्स क्या बना था, टेन कॉस थीटा। तो अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमने बोला कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होगा, तो भाई हम्म, अब देखो ये रहा अपना सोल्यूशन। जरा बताओ क्या एक ये कंपोनेंट बना और एक ये वाला कंपोनेंट बना, अपना जो ए एक्स बना है, ए एक्स, एक्स के डायरेक्शन में ए एक्स है और वाई के डायरेक्शन में ए वाई है। तो बताओ क्या वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ
थीटा एंगल बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके पहले वाले केस में जब थीटा यहाँ था तो ये वाला कंपोनेंट ए का कॉस थीटा बना था, 10 का कॉस 37 बना था। अब उल्टा हो जाएगा क्योंकि थीटा अब इधर बन रहा है, तो जो वाई वाला कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि वाई के साथ एंगल बना रहा है ना ये थीटा, तो जो वाई वाला कंपोनेंट बनेगा वो कॉस थीटा बनेगा। तो सीधे लिखो, सीधे एक्स कंपोनेंट, देखो एक्स कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, ए एक्स कितना बन जाएगा? ए साइन 60 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी है? 8 साइन 60, तो ये कितना बन जाएगा? 8 × √3/2, तो कितना बन जाएगा? 4√3। ये तो आया ए एक्स। और ए वाई के साथ, क्या वाई के साथ ही 60 डिग्री बन रहा है? इसका मतलब थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, तो अब ए वाई क्या बनेगा? ए कॉस 60। ए की वैल्यू कितनी है? 8 cos 60, cos 60 मतलब 1/2, तो कितना है? 4। ठीक है, तो आपने नोटिस किया कि इस बार जो हमारा एक्स वाला कंपोनेंट आया है दैट इज 4√3, और जो वाई वाला आया वो 4। एक काम करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि बताओ, इन्होंने जो एंगल दिया है इन्होंने जो एंगल दिया है वो ये दिया है, क्या मैं इसको 30 डिग्री लिख सकता था? अगर 30 डिग्री लिख दूँ तो वही फॉर्मूला हम लगा सकते हैं सीधे कि ए एक्स का मतलब ए कॉस थीटा, ए वाई का मतलब ए साइन थीटा। अगर आप ऐसे भी करते ना, अगर आपने इसको 30 लिख दिया होता, भाई अगर ये 60 है तो ये 30 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो अब अपना जो ए एक्स बनेगा वो ए कॉस 30 बनेगा। कॉस 30 कितना होता है? √3/2, तो 2 4 जार 8, तो ए एक्स कितना बना? 4√3। यहाँ भी तो वही आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे भी सोच के कर सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जरा वेक्टर ए लिखते हैं। भाई एक्स के डायरेक्शन में जो लेंथ है, एक्स के डायरेक्शन में जो लेंथ है कितना है? ए एक्स, वो कितना है? 4√3। तो जो अपना वेक्टर ए बनेगा, वेक्टर ए एक्स आई के क्या होता था? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ए एक्स की वैल्यू कितनी है? 4√3। ए वाई की वैल्यू कितना है? 4। तो ये अपना वेक्टर ए आ गया। वेक्टर ए का कैप अगर पूछा है तो ए कैप कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, ए कैप होता है वेक्टर ए को जब मैं डिवाइड कर दूं उसी के मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर ए कितना दिया है? 4√3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड कितना था? मैग्नीट्यूड 8 ही तो था। ये 8 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो फाइनली क्या बन गया? √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। ये है अपना ए कैप का आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी तक। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अगली क्लास में कंटिन्यू कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, जरा बताओ, अगर ऐसा रहा होता,
एक वेक्टर बना, एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। इन्होंने बोला है, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, इन्होंने बोला है कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है 50 के बराबर, मैग्नीट्यूड है 50, वेक्टर ए ऐसा बन रखा है। यहां से y एक्सिस से जो एंगल है इसका 37 डिग्री। इन्होंने पूछा है कि ax कितना होगा, ay कितना होगा, वेक्टर ए कितना होगा और ए कैप कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन है। तो जरा देखो, पहले तो इस क्वेश्चन को मैं इस डायग्राम को कॉपी करता हूँ, सॉल्यूशन। भाई जरा बताओ, अगर मैं यहाँ पहुंचना चाहता हूँ तो मैं पहले x में इधर जाऊंगा और y में इधर जाऊंगा, मुझे ये रिजल्टेंट चाहिए, तो x में पहले इधर जाऊं और y में इधर जाऊं, तो ये जो कंपोनेंट बने क्या यही हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं? बिल्कुल सही बात है। कोई कहता है कि सर मैं तो काम करता हूँ, पहले इधर जाता हूँ फिर इधर जाता हूँ, ये भी तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। सेम ही चीज़ है, आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, इसी वेक्टर का एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, ऐसे भी सोच सकते हो। इसी वेक्टर का एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, ऐसे भी कह सकते हो। एक्चुअली बात ये है, अगर मैं सोचो, अगर मैं ऐसा कुछ बनाता, देखो सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, मैं ऐसा कुछ बना सकता था कि नहीं, ऐसा बनाया जा सकता है, जहां मैं कह सकता हूं, जहां मैं कह सकता हूं कि ये जो लंबाई है, क्या वाई डायरेक्शन में लंबाई है, और यही बन जाएगा ए वाई। तो एक कंपोनेंट तो अपना ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है। आप कहोगे कि सर अभी तक तो आप ये कह रहे थे, इसके पहले सवाल में आपने क्या बोला था कि एक कंपोनेंट ये है, कंपोनेंट ये है। भाई मैं इधर भी तो बोल सकता था, सेमी लाइन को यहाँ ड्रॉ कर देता और इस वाली लाइन को यहाँ ड्रॉ कर देता, बात एक ही तो हो जाती है। मैं ये भी तो बोल सकता था कि वाई वाला कंपोनेंट ये है या ये है, बात एक ही। एक्स वाला कंपोनेंट या तो ये बोल दो या तो ये बोल दो, सेम ही तो है, कुछ अलग नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया। तो जरा बताओ, ये वाली लंबाई क्या थीटा के साथ आ रही है? तो ए वाई के साथ थीटा आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होगा। तो हम बोलेंगे कि सर जो ए वाई आएगा ना, वो 50 का कॉस 37 आएगा। तो 50 कॉस 37 का मतलब छोटा एंगल, छोटा एंगल मतलब 4/5, तो कितना बन जाएगा 40। ए वाई आया 40 और ए एक्स कितना आएगा 50 का साइन 37। भाई अगर ए वाई ए कॉस थीटा बन गया तो ए एक्स को ए साइन थीटा ही तो बनना पड़ेगा, है ना? तो कितना है 50 × साइन 37 कितना होता है 3/5, तो कितना बना 30 बन गया। तो ये हमने ए वाई निकाल लिया, ए एक्स निकाल लिया। किसी का डाउट ऐसा हो सकता है कि सर ए एक्स नेगेटिव नहीं होगा क्या, ए एक्स नेगेटिव नहीं होगा क्या? नहीं, ए एक्स भले ही इस डायरेक्शन में है लेकिन ए एक्स तो लेंथ है ना, लेंथ जस्ट लेंथ है, लेंथ को हम पॉजिटिव में ही रखेंगे।
जरा पता करते हैं कि वेक्टर ए क्या चीज़ है, वेक्टर ए कैसे आएगा। तो वेक्टर ए क्या हुआ करता था, ए एक्स। जरा बताओ, क्या वेक्टर ए बनाने के लिए ए एक्स लंबाई इधर जाऊं, ए वाई लंबाई इधर जाऊं, तभी तो ए वेक्टर बनेगा। तो ए एक्स लेंथ माइनस एक्स एक्सिस में गया हूँ और ए वाई लेंथ प्लस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में गया हूँ। तो जरा देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए एक्स की वैल्यू क्या थी 30, तो 30 तो मैं माइनस आई कैप में मूव किया हूँ, प्लस 40 में जे कैप में मूव किया हूँ, प्लस के जे कैप में। तो हमारा जो वेक्टर है, वेक्टर क्या बन जाएगा, -30 आई कैप प्लस 40। तो वेक्टर ए भी हमारा निकल के आ जाता है। फिर हम बात करते हैं कि सर ए कैप कैसे निकालेंगे। ए कैप तो बहुत आसान है, ए कैप बराबर वेक्टर ए डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। और वेक्टर ए तो हमने निकाल ही लिया, मैग्नीट्यूड हमें पहले से ही पता था। तो 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड 50 ही तो था, तो कितना बन गया, माइनस का 3/5 आई कैप प्लस का 4/5 जे कैप। सिंपल सी चीज़ है, ऐसा कुछ मुश्किल तो नहीं है। थोड़ा सा इत्मीनान से अगर सोचोगे तो सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो मान के चलता हूँ ये बातें आपको क्लियर हैं। बाकी की बातें हम लोग अगले वाली क्लास में करते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में और भी सवाल बनते हैं। एक काम और किया जा सकता है, एक सवाल और जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 कर ही लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत शॉर्ट में करेंगे, बहुत शॉर्ट में। इसमें क्या है देखो, इन्होंने बोला ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये वेक्टर है। एक वेक्टर है, वेक्टर ए, जिसका मैग्नीट्यूड है 60 और एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। जरा बताओ, अगर इन्होंने पूछा होता, अगर इन्होंने पूछा होता कि ए एक्स क्या होगा, ए वाई क्या होगा और वेक्टर ए क्या होगा, तीन बातें इन्होंने पूछा है, तो जरा सोचो। बहुत ही आसान है, डायरेक्ट इसी में करते हैं। इसी में क्या वाई वाला कंपोनेंट ये होगा और एक्स वाला कंपोनेंट ये बनेगा। तो जरा इसको ड्रॉ करते हैं। दिस इज ए एक्स एंड दिस इज ए वाई। इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। ये है ए एक्स। जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट उसको ए एक्स बोलते हैं, और ए एक्स के साथ ही थीटा रहा है, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा। तो डायरेक्ट अगर मैं लिखना चाहूँ, डायरेक्ट अगर मैं लिखना चाहूँ तो जो ए एक्स है क्या वो ए कॉस थीटा ही है। 60 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, तो कितना आ जाएगा 30, 30 तो आया एक्स डायरेक्शन में। अगर ए एक्स ए कॉस 60 तो ए वाई ए साइन 60, तो 60 साइन 60, तो 60 तो रह गया और साइन 60 का मतलब √3/2, तो कितना हो जाएगा 30√3। जरा बताओ, ये वेक्टर बनाने के लिए
पहले x के पॉजिटिव मूव करूंगा, फिर y के नेगेटिव मूव करूंगा। इसका मतलब जो हमारा वेक्टर a बनेगा वो x में तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 यूनिट जाना है, तो 30 प्लस आई क्या बन गया, प्लस 30√3 लेंथ माइनस y, मतलब माइनस j कैप में गया। इसका मतलब ये जो वेक्टर बनेगा क्या बन जाएगा, 30i कैप माइनस 30√3 j कैप, एक ऐसा वेक्टर बन जाएगा। एक ऐसा वेक्टर बन जाएगा। एक बिल्कुल ही आसान सा सवाल अगर मैं पूछना चाहूँ, 5 करके कंप्लीट तो कर ही देंगे। इससे भी ज़्यादा आसान सवाल, एग्जाम्पल नंबर 5। अगर मान लो इफ अ वेक्टर, अगर एक वेक्टर ऐसा गिवन है, सिक्स आई कैप प्लस 8j कैप, देन फाइंड ax ay mod a and एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये पूछा है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ये तो हम सबको आता ही है। कैसे आता है देखो, जब भी कोई वेक्टर गिवन है तो क्या वो ऐसा ही कुछ लिखा होगा क्या, देखो वेक्टर a इज इक्वल टू ax आई कैप प्लस ay जे कैप, और हमारा वेक्टर क्या गिवन है, वेक्टर a इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप। जरा कंपेयर करो, ax कितना आया 6, ay कितना आया 8, ay कितना आया 8, तो ax ay तो आ गया। मॉड ए क्या हुआ करता था भाई, मॉड ए क्या हुआ करता था, रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। तो ax कितना है 6, ay कितना है 8, तो फाइनली कितना बना 100, तो फाइनली बना 10। अब पूछा एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्या हमको याद है एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस tan थीटा इज इक्वल टू ay बाई ax। ay कितना है 8, ax कितना है 6, तो कितना कितना है 2 4 जार 2 3 जार, तो 4/3। तो अगर tan थीटा 4/3 बनता है तो थीटा कितना बनता है 50, ऐसे लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स 4/, और tan इनवर्स 4/3 को ही हम 53 डिग्री भी बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगली क्लास में।